चलिए वही अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कह रहा है। इन ए प्लॉट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, हाउ डज द सैचुरेशन करंट वेरी फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट सेम इंटेंसिटी? द स्टॉपिंग पोटेंशियल vary for incident radiation of different intensity but same frequency। ठीक है, क्या बात हुई, बात क्या हुई वो देखिए। कह रहा है कि इन ए प्लॉट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, ठीक है, करंट में और एनोड पोटेंशियल में ग्राफ अगर हम खींचें, या भी यूँ समझ लीजिए कि एनोड पोटेंशियल और करंट में जो भी रिलेशन होता है, ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, पहला पार्ट इस क्वेश्चन का बोल रहा है कि द सैचुरेशन करंट वेरी फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट सेम इंटेंसिटी। कह रहा है कि अगर सेम इंटेंसिटी की रेडिएशन हो लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट हो, तो बताइए कि सैचुरेशन जो करंट होती है आपके पास में वो कैसे वेरी करेगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपके पास में। चलिए भाई बताते हैं, इधर आइए। देखो बच्चा क्या बोलते हैं, मैंने बोला जो आपके पास में करंट होती है आई, सैचुरेशन करंट, वो क्या होता है बेटा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जो है इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगा हुआ है। चलिए और अच्छे से समझते हैं इसको। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए एक ट्यूब है आपके पास में और इस यहाँ पर जो है वो एनोड है और ये कैथोड है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ पर आपने रेडिएशन गिराई तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना। रेडिएशन गिराई और इलेक्ट्रॉन निकले। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, ये यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा हुआ है एनोड पे, तो ये इसके थ्रू, एनोड के थ्रू जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं तो करंट फ्लो होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे जो है वो क्या होता है कि करंट भी इंक्रीज करती चली जाती है। और एक ऐसा टाइम आता है कि जब सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड पे पहुँच जाते हैं। उस केस में भी अगर हम एनोड का पोटेंशियल बढ़ाएं तो आपके पास में करंट जो है वो एज इट इज़ रहेगी, करंट जो है फिर इंक्रीज़ नहीं करती है। तो जो मैक्सिमम करंट है जो अभी तक इंक्रीज़ हो चुकी है उस करंट को आप बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, सैचुरेशन करंट आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से जो आता है, यूँ करके जो ग्राफ आता है, ये कंडीशन जो होती है ये सैचुरेशन करंट को डिनोट करता है। ठीक है, ये सैचुरेशन करंट को डिनोट करता है क्योंकि अब जो है वो करंट आपके पास में इंक्रीज़ नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे तो अट्रैक्ट कर लिए गए। ठीक है, तो अब करंट जो है वो बढ़ी नहीं, तो सैचुरेशन करंट जो है वो एक पीक करंट होती है, वहाँ पर जाने के बाद में करंट बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है, उसके आगे करंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं करती, चाहे आप एनोड का कितना भी पोटेंशियल बढ़ा दें। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। चलिए इन दैट केस, उस केस में क्या होता है कि अगर हमने अब जो रेडिएशन हमारे पास गिर रही थी उस रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, उस रेडिएशन की इंटेंसिटी को हमने इंक्रीज़ कर दिया तो क्या होता है, तो नंबर ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंक्रीज़ करने लगते हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों है ये भी आपको मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रेडिएशन यहाँ हमारे पास गिर रही है उस रेडिएशन में क्या है बेटा, फोटोन है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, फोटोन होते हैं, तो फोटोन जो होते हैं वो ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद में वहाँ से इजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक फोटोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक इलेक्ट्रॉनों के इजेक्शन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए एक फोटोन रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे जैसे अगर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे, यहाँ पे फॉलिंग फोटोन जो है उनका नंबर इंक्रीज़ कर जाएगा, तो फिर इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर भी इंक्रीज़ कर जाएगा और इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर जब इंक्रीज़ करेगा तो जाहिर सी बात है कि अब जो है आपके पास में करंट भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, हिंदी में इसको बोलते हैं तीव्रता। तो क्या होता है, इंटेंसिटी जब बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी से जो हमारे पास फोटोन होते हैं उनका नंबर बढ़ जाता है।
और फोटॉन का जब नंबर बढ़ता है तो इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन का भी नंबर बढ़ जाता है। तो कुल मिला के बात क्या हुई, जो हमारे पास करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है, मैंने आपको पूरा अभी एक्सप्लेनेशन दिया, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे करंट भी बढ़ती है। इसीलिए आपने करंट में, और ये आपके पास करंट हो गई, ये इंटेंसिटी हो गई, करंट में और इंटेंसिटी में आपने ये ग्राफ खींचा होगा, देखा होगा, है ना, कि जैसे जैसे जो है वो करंट आपके पास में बढ़ती है, बस जैसे जैसे आपके पास इंटेंसिटी बढ़ती है, बस चाहे इधर ले लीजिए इसको, चाहे इधर ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, इसीलिए ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, ये आपकी बुक में ही बना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें क्या बोल रही है, तो था पूरा एक्सप्लेनेशन। अब क्या बात हुई, बोल रहा है इंटेंसिटी सेम है, रेडिएशन की इंटेंसिटी जो है वो सेम है, लेकिन फ्रिक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है। तो बताइए सैचुरेशन करंट कैसे वैरी करेगी। तो कुल मिला के बात क्या हुई, जब भैया इंटेंसिटी सेम है दादा, तो करंट इंक्रीज नहीं करेगी, करंट बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी, करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि यहाँ पर आपके पास में, हाँ, इंटेंसिटी जो है वो सेम है, ठीक है, इंटेंसिटी जो सेम है वो आपने देखा होगा कि हमारे पास ये रहता है, इस टाइप से एक ग्राफ आता है, देखिए, हमारे पास ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है। तो ये करंट आपके पास जो आएगी, ये बिल्कुल सैचुरेशन करंट है, ये करंट है ऊपर, और ये है आपके पास में पोटेंशियल, और ये V01, V02, V03, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए डिफरेंट है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे बेटा डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की आप लाइट गिराएंगे, जब डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की आप लाइट गिराएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन इन दैट केस क्या होगा, आपके पास में इंटेंसिटी सेम है, तो इंटेंसिटी जब सेम है तो करंट जो है वो भी सेम रहेगी, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, और ये ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है, ये वाला ग्राफ जो है वो आपको मिलेगा। तो हमारे पास ओवरऑल इसका आंसर क्या हुआ, ओवरऑल आंसर ये हुआ कि बेटा सैचुरेशन करंट जो है वो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे या घटाने पे या इसको चेंज करने पे सैचुरेशन करंट जो है वो चेंज नहीं होगी, सैचुरेशन करंट एज इट इज़ बनी रहेगी। क्लियर, ये बात सामने आ गई, समझ में आ गई। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज बट सेम फ्रिक्वेंसी। अब देखिए इसका उल्टा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर फ्रिक्वेंसी सेम है रेडिएशन की, तो बताइए कि इंटेंसिटी अगर हम डिफरेंट कर दें तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी आपको मैंने बताया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा, ठीक है। क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा। आप इसका जो है वो इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, फ्रिक्वेंसी सेम है तो जाहिर सी बात है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा। इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं, इंटेंसिटी आप कितना भी चेंज करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस केस में आपको क्या है, ग्राफ कैसा मिलता है बेटा, इस केस में आपको ग्राफ देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इस केस में आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, देखो ये करंट है हमारे पास, है ना, और ये हमारे पास जो है वो I1 है, I2 है और ये I3 है। ये क्या है, इंटेंसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे I3 जो है विल बी ग्रेटर देन I2 विल बी ग्रेटर देन I1। ये आपके पास में पोटेंशियल था, ये करंट है इधर, ठीक है, इधर की तरफ करंट है आपके पास में, और ये आपके पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपके पास में। तो जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास सेम है, यानी कि फ्रिक्वेंसी सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा। उस केस में अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट बेटा बढ़ेगी, करंट जो है वो बढ़ेगी, करंट जो है वो चेंज होती है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं होता, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो एज इट इज़ रहेगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए भाई क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, पहले तो आप ये समझिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इसी में समझिए। मैंने बोला आपको कि यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा हुआ है,
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, सर्किट पूरा कर रहे हैं, तो फिर करंट फ्लो हो रही है। क्लियर। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल लगा दें, थोड़ा सा निगेटिव पोटेंशियल लगा दें, तो करंट जो है वो डिक्रीज़ करेगी, एकदम बंद नहीं होगी, बंद नहीं होगी, डिक्रीज़ करेगी। पहले बंद क्यों नहीं होगी, उसका क्या रीज़न होता है? बंद इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी अभी भी ज़्यादा होगी, तो वो उस नेगेटिव पोटेंशियल को भी ओवरकम करके कूद के पहुँच जाएंगे एनोड पे और करंट जो है वो फ्लो होने लगेगी। ठीक है। फिर आपने थोड़ा सा और बढ़ाया नेगेटिव पोटेंशियल, तो क्या होगा? कुछ और इलेक्ट्रॉन रोक दिए जाएंगे, कुछ और इलेक्ट्रॉन रोक दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी करंट जो है वो डिक्रीज़ होगी, बट बिल्कुल से एकदम स्टॉप नहीं होगी। ठीक है। करंट जो है वो बहना बंद नहीं हो जाएगी, फ्लो होना स्टॉप नहीं हो जाएगी, क्योंकि अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो पहुँचे जा रहे हैं। धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे आप जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते चले जाएंगे, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी आपके पास में जहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी वाला, यानी कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, वो इलेक्ट्रॉन भी अब रुक गया है इसके रिपल्सिव फोर्स से, और यहाँ पर जो है एनोड पे नहीं पहुँच पा रहा है। जब एनोड पे नहीं पहुँच पा रहा है तो कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं होगी। तो ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जिसके ऊपर या जिस पे करंट जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है, उस नेगेटिव पोटेंशियल को ही आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉनों को स्टॉप कर दे रहा है। ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं उसको, ये चीज़ होती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है बेटा? फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कैसे? अब देखिए, नेगेटिव पोटेंशियल आपने पढ़ लिया। अच्छा, नेगेटिव पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, या फिर कट ऑफ पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम एनर्जी वाला जो काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी अब रुक गया है। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो आपके पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो है वो मेजरमेंट होता है ये नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है। इस केस में आप क्या करें, आप अगर जो हमारे पास रेडिएशन गिर रही है उस रेडिएशन की आप क्या करें, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर दें। ठीक है। फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ कर दें। तो जो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं आप, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की जो है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अब जो है वो पहुँचने लगते हैं, फिर पहुँचने लगते हैं इसके ऊपर, और फिर पहुँचने लगते हैं तो फिर से करंट फ्लो होने लगती है। तो उसको आपको रोकने के लिए और ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ता है। ठीक है। तो वही दिखाया गया है यहाँ पर। अच्छा, इसकी ये वाला ग्राफ देखिए, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, बट करंट जो है सेम टू सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो करंट जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, करंट जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम टू सेम है। कुल मिला के बात क्या हुई, ओवरऑल बात ये हुई कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं तो जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्वेंसी सेम है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, मैंने कहा आपको थोड़ा डिटेल में समझा दिया जाए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्केच ए ग्राफ showing variation of photo current with applied voltage for two incident radiation of equal intensities and different frequency. Mark the graph for the radiation of higher frequency. पहले यहाँ तक बात करते हैं, बोल रहा है कि स्केच एक ग्राफ, आपको एक ग्राफ खींचना है। ठीक है। स्केच ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन, ठीक है, शोइंग वेरिएशन ऑफ फोटो करंट का वेरिएशन जो शो कर रहा हो विद अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि आपको वोल्टेज और करंट में एक ग्राफ खींचना है। ठीक है। अब रेडिएशन कैसी है आपके पास में, फॉर टू इंसिडेंट रेडिएशन, दो रेडिएशन के लिए आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है। ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी जो है वो इक्वल है, पॉइंट टू बी नोटेड, इक्वल इंटेंसिटी है। ठीक है। एंड डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है, और फ्रिक्वेंसी कैसी है, डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? इंक डाल लेता हूँ।
मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है। क्या करोगे भाई, कैसे ग्राफ बनाओगे? बताइए, ग्राफ कैसे खींचेंगे आप? कुछ समझ में आ रहा है? दिमाग में बत्ती जल रही है? नहीं जल रही है? नहीं जल रही दिमाग में बत्ती? कैसे ग्राफ खींचोगे? नहीं समझ में आ रहा है? कोशिश करिए, समझ में आएगा। इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। चलिए भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो बताता हूँ आपको। समझ में आ रहा है तब भी अच्छी बात है ना? तो भाई क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ खींचते हैं। देखो बच्चे, आपको पता होगा ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा आता है। कैसा आता है? सर जी अभी तो खींचा ही नहीं हो भाई, यार गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनोड का पोटेंशियल ले लेते हैं, दैट इज़ V होता है। और यहाँ पे हम करंट ले लेते हैं। करंट बोलिए या सिंपली करंट बोलिए या फिर प्लेट करंट भी आप बोल सकते हैं। तो बच्चे हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा? देखो भाई, इक्वल इंटेंसिटी है। अब भाई एक बात बताओ, इंटेंसिटी इक्वल है। अभी पिछले क्वेश्चनों में मैं आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट बताता हूँ इसको। इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है हमारी करंट, ठीक है? इंटेंसिटी पे हमारी करंट डिपेंड करती है, यानी कि जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज़ करेंगे, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे हमारे पास करंट जो है इंक्रीज़ होगी। अब करंट है हमारी इधर, करंट इधर है। अब क्या बोल रहा है, इक्वल दो रेडिएशन तो हैं आपके पास में, रेडिएशन आपके पास में दो हैं, लेकिन इक्वल इंटेंसिटी है दोनों की। जब दोनों की इक्वल इंटेंसिटी है तो आपके पास में जो करंट रहेगी वो करंट तो वो सेम ही रहेगी बेटा। ये करंट का ग्राफ, करंट तो सेम ही रहेगी। यहाँ मान लो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है? ये करंट तो सेम रहेगी। और जब करंट कांस्टेंट हो जाती है एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ये भी आपको पता होगा, है ना? बोलते हैं। चलिए अब क्या बोल रहा है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। बोला था आपको अभी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पे। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास में ये कोई एक फ्रिक्वेंसी है, थोड़ा सा बड़ा कर लो ग्राफ को, हाँ, एक इंटेंसिटी है, एक आपके पास में कोई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन है, तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होगा। मान लो V01 है और स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये मान लीजिए आपके पास में फ्रिक्वेंसी जो है वो ν1 है, ठीक है? फ्रिक्वेंसी जो है वो ν1 है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास ही आएगा। अब हमने क्या काम किया, हमने दूसरी रेडिएशन जो गिराई उसकी हमने क्या काम किया, फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दिया। तब जब हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे बेटा तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारे पास इंक्रीज़ कर गया, है ना? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, देखिए अब सही है ना? तो ये बेटा आ गया आपके पास में V02, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ सेकंड रेडिएशन, और ये आपके पास में फ्रिक्वेंसी हो गई ν2, है ना? जैसे अच्छा ये नेगेटिव वैल्यू होती है, देखिए ये वैल्यू जो होती है वो आपको दिखाई दे रही है, इधर की तरफ नेगेटिव होती है, उधर की तरफ पॉजिटिव होती है, एक्स एक्सिस पे, है ना? तो ये हो गई सैचुरेशन करंट। ये हो गई आपके पास में पहली रेडिएशन जो आपने, जिसकी ν1 फ्रिक्वेंसी थी, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ये आया। दूसरी रेडिएशन जो आपके पास में ν2 थी, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ये आया। जैसे जैसे हम रेडिएशन को इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास इंक्रीज़ होता है। बट सिंस द इंटेंसिटी ऑफ द फॉलिंग रेडिएशन, बोथ द रेडिएशन इज सेम, दैट इज़ वाई सैचुरेशन करंट इज सेम, ठीक है? करंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आपके पास में ये ग्राफ आएगा, ठीक है? अब क्या बोल रहा है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगली बात करते हैं। बोल रहा है मार्क द ग्राफ फॉर रेडिएशन ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी। अरे सीधी सी बात है भाई, कौन सी जो है वो हायर फ्रिक्वेंसी की जो है आपके पास में रेडिएशन है, तो जाहिर सी बात है कि ν2 विल बी ग्रेटर देन ν1, है ना? इसीलिए तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ν2 जो है वो हायर होगी।
कह रहा रेडिएशन ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी, हाँ मार्क द ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ जो है आपके पास में ये वाला ग्राफ जो है वो हायर फ्रिक्वेंसी के लिए होगा, जाहिर सी बात है, टेढ़ा बेड़ा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हायर फ्रिक्वेंसी के लिए है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। फ्रिक्वेंसी जो है बेटा डिफरेंट है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है। इंटेंसिटी सेम है, इसलिए करंट जो है वो सेम है। दो ही बातें हैं, दो बातें, इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, और एक इक्वेशन आइंस्टीन की। बस इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपको तीन चीज़ें बस याद रखिए, सब के सब क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके पास में आ गया है और बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मैथमेटिक है इसमें, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा बहुत ही इजी वे में, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं तो कहता हूँ इसको स्टार दे देना चाहिए, तो स्टार रेटिंग क्वेश्चन है भाई। 2-3 स्टार का तो हकदार है, 3 स्टार का हकदार है ये क्वेश्चन, ठीक है। 3 स्टार का हकदार है ये क्वेश्चन, 3 स्टार का हकदार है, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं, क्या करते हैं। लिखा है कि द ग्राफ शोइंग, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रिक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी के साथ में आपको ये ग्राफ दिया हुआ है ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर 2 फोटो सेंसिटिव मेटल्स ए एंड बी। 2 मेटल हैं और 2 मेटल के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 एंड फ्रिक्वेंसी न्यू में ग्राफ खींचा हुआ दिया हुआ है, ठीक है। हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ न्यू0 डैश एंड न्यू0, ठीक है। बोल रहा है कि मेटल ए की जो फ्रिक्वेंसी है बेटा वो न्यू0 डैश है, और मेटल बी जो है आपके पास में उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू0 है, और साथ साथ आपको ये भी दिया हुआ है यहाँ पे कि जो न्यू0 डैश है आपके पास में वो ग्रेटर है न्यू0 से, ठीक है। यानी कि न्यू0 जो है वो ज़्यादा दिया हुआ है, बड़ा है मतलब। अब पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है, या इवेलुएट क्या करना है। विच ऑफ द 2 मेटल्स ए एंड बी हैज़ हायर वर्क फंक्शन। बोल रहा है कि इन दोनों मेटल में ग्राफ से देख के बताइए कि किसका जो है वो वर्क फंक्शन ज़्यादा है, ठीक है। इन दोनों मेटल में इस ग्राफ को देख करके बताइए कि भाई किसका जो है वो वर्क फंक्शन ज़्यादा है, ये आपको बताना है। अब बच्चों का दिमाग घूम जाता है यहीं पे, बोले यार इससे क्या इन्फॉर्मेशन हमको देख करके हम बताएंगे, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, अभी सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको बहुत ही ईजी वे में। दूसरा क्या बोल रहा है भाई, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के स्लोप से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, या ग्राफ के बारे में क्या पता लगता है आपको, वो बताइए, ठीक है। तो चलिए साहब स्टार्ट करते हैं, पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द 2 मेटल ए एंड बी हैज़ हायर वर्क फंक्शन। तो भाई देखिए यहीं पे कर लें, दिखाई दे रहा है, चलो भाई खोपचे में आइए। देखिए भाई खोपचे में देखिए, बताते हैं आपको। हमने बोला कि जो वर्क फंक्शन होता है वो एक टाइप की एनर्जी होती है आपके पास में, ये तो होती है, और बेटे एनर्जी जो होती है वो होती है h न्यू0, ठीक है, क्योंकि ये वर्क फंक्शन है। यहाँ पे न्यू0 क्या होता है, न्यू0 है आपके पास में, क्या है न्यू0 जो है वो है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इतनी फ्रिक्वेंसी की लाइट गिरे या फिर इससे ज़्यादा की गिरे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। बहुत बार बता चुका हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए h तो कांस्टेंट है भाई, प्लैंक कांस्टेंट है, ये तो आपके पास में कांस्टेंट ही रहेगा। अब देखिए क्या होता है, जो W हमारे पास यानी कि वर्क फंक्शन है वो न्यू0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरीके से देखा जाए तो न्यू0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसका न्यू0 ज़्यादा, न्यू0 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, और क्या है, कुछ नहीं। जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा, यानी कि जैसे जैसे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे बच्चे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे वर्क फंक्शन भी इंक्रीज करेगा।
वर्क फंक्शन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखिए अब ग्राफ में क्या है भाई, ग्राफ में इधर की तरफ जब जा रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और इधर की तरफ जब आ रहा है, सॉरी ये होता है ओरिजिन ओ ग्राफ का। ठीक है, तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है और इधर की तरफ डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, न्यू ज़ीरो डैश जो है वो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी आपके पास में न्यू ज़ीरो से। और यही आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में भी दी है। आपको तो कुछ दिमाग लगाने नहीं है, आपको दिमाग लगाने नहीं है, आपको पहले से दिया हुआ है। अगर मान लीजिए ये नहीं दिया होता क्वेश्चन तो थोड़ा सा टिपिकल तब हो जाता जब आपको ये नहीं दिया होता कि कौन सी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ये भी ढूंढना पड़ता है इसमें कि फ्रिक्वेंसी भाई कौन सी ज़्यादा है, लेकिन अभी आपको गिवन है कि फ्रिक्वेंसी कौन सी ज़्यादा है, तो दिमाग लगाने ही नहीं है। सीधी सी बात है, न्यू ज़ीरो ज़्यादा है, न्यू ज़ीरो डैश ज़्यादा है न्यू ज़ीरो से, इसलिए जो वर्क फंक्शन होगा वो कौन सा मेटल है, हाँ ये वाला इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। ये वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, अभी आपको बताएंगे ये इसका जो है इस वाले मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, तो मेटल ए का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा, ये मैंने अभी आपको दिखाया, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा। क्लियर। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ग्राफ के स्लोप से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, अभी बताते हैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैंने बोला कि जो हम एच न्यू रेडिएशन गिराते हैं, इतनी एनर्जी की रेडिएशन गिराई, उसका इस्तेमाल दो तरीके से, W प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही तो होता है। इस W को जरा इधर लाओ, ये क्या हो जाएगा, W की वैल्यू रखिए, W की वैल्यू कितनी है भाई, H न्यू ज़ीरो है ना, ये है। अच्छा जी, ये जो आपके पास में बेटा एनर्जी हुआ करती है, अच्छा चाहे तो आप ना भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, रुकिए देखिए इसको आप ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्क फंक्शन यहाँ पे एज इट इज़ दिया हुआ ना, तो हम इसको W से ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपके पास में दी रहती है, इसकी कितनी वैल्यू होती है, ये होता है आपके पास में EV0 है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट होता है। इतनी आ गई वैल्यू आपके पास में। अब देखिए यहाँ पे आइए, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस E को जरा नीचे फेंक दीजिए इसके, तो H न्यू माइनस W अपॉन E आ गया, इधर आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको अलग अलग करिए तो H न्यू अपॉन E हो गया, ये आ गया न्यू ज़ीरो। ठीक है, ये न्यू ज़ीरो आ गया आपके पास, दिखाई दे रहा है। ओह, ये हो गया बेटा। अब देखिए अब क्या करते हैं भाई, इसको ज़रा इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए, तो न्यू ज़ीरो इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में H अपॉन E, इसको लिख दीजिए न्यू को अलग, माइनस का W अपॉन E। ठीक, अब क्या करेंगे, आप करेंगे इसको कंपेयर करिए जरा, y इक्वल टू mx माइनस सी से। ठीक है, तो देखिए m की जगह पे आपके पास में क्या आ गया, h अपॉन ई आ गया। ठीक है, जो स्लोप है वो क्या है आपके पास में, h अपॉन ई आ गया, और ये c क्या है, नेगेटिव इंटरसेप्ट, ये w अपॉन ई आ गया। इस w को ही जो है बेटा, आप इस w को ही क्या करते हैं, फाई से यहाँ पे डिनोट किया गया है, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, W को ही जो है वो मैं इधर लिख देता हूँ, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, रुकिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी B0 इक्वल्स टू H अपॉन E न्यू माइनस W अपॉन E, ये बना। इसको कंपेयर करिए y इक्वल टू mx माइनस सी से। ठीक है, ये क्या है, ये निगेटिव इंटरसेप्ट हो गया, x पे आपने फ्रिक्वेंसी को लिया, y पे आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिया, तो इस तरीके से ये ग्राफ आपके पास में आ जाया करता है। अगर आपको ध्यान ना हो तो ये y इक्वल टू mx माइनस सी की इक्वेशन है, कुछ ऐसे जो है वो मिलती है, ऐसे। ये निगेटिव इंटरसेप्ट होता है यहाँ पर, ये आपको याद आ रहा है, ये निगेटिव इंटरसेप्ट होता है, और ये y इक्वल टू mx
माइनस सी की इक्वेशन है, तभी तो आप देखिए ये आ रहा है निगेटिव, ये निगेटिव इंटरसेप्ट हो गया इतना, ठीक है, ये निगेटिव इंटरसेप्ट यहाँ पे हो गया ए वाले मेटल के लिए, ये बी वाले मेटल के लिए हो गया। खैर हमें मैथमेटिक में नहीं जाना है। देखिए क्या हो गया, एक्स पे हमने एक्स एक्सिस पे न्यू को लिया था फ्रिक्वेंसी को, और सी जो है हमारे पास ये हो गया। यहाँ पर डब्लू की जगह पर मैं डब्लू से डिनोट करता हूँ, मैंने आपको पहले बताया मैं डब्लू से डिनोट करता हूँ वर्क फंक्शन को, और यहाँ पे जो है बुक्स में आपको दिया रहता है फाई से, ठीक है, फाई से भी दिया रहता है, डब्लू से भी दिया रहता है, यहाँ पे फाई से दिया हुआ है। क्लियर, तो चलिए कोई बात नहीं। तो बेटा हमारे पास जो एम आया वो एम क्या आया, एम आया H/E, ठीक है, एम जो आया वो आया हमारे पास H/E, तो H/E हमारे पास m आ गया। क्या आ गया, देखिए हमारे पास जो m आया वो H/E आया, ठीक है, ये H/E आ गया m। तो देखिए h भी कांस्टेंट है आपके पास में, और e जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये भी कांस्टेंट है आपके पास में, दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो आपके पास में जो ग्राफ व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो आप इससे क्या कह सकते हैं कि आपका जो स्लोप है बेटा वो स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस ग्राफ से कि स्लोप जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टाइप क्वेश्चन हुआ आपके पास में, स्टार रेटिंग वाला। ऐसे ग्राफ जब देख आता है ना क्वेश्चन, ग्राफ आता है बन के, तो बच्चों की सर्टिफिकेट गुल हो जाती है, बत्ती गुल हो जाती है, एकदम समझ नहीं आता कि क्या करें। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन हाँ इसी ग्राफ पे और भी थोड़े से और थोड़ा टफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको वो भी कराऊंगा। पहले इसको नोट करिए। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंड इंटेंसिटी 100 वाट पर मीटर स्क्वायर इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, क्लियर, what will be the maximum kinetic energy and work function of photo electron, ठीक है। तो क्या दे रखा है भैया आपको देखिए आपको लैम्डा यानी कि वेवलेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, आपको इंटेंसिटी दे रखी है, ठीक है, कितनी दे रखी है 100 वाट मीटर स्क्वायर, और क्या दे रखा है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दे रखी है बेटे 5.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, क्लियर। इतनी सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, पूछ क्या रहा है, चलो भाई पूछने वाले लिखते हैं। बोल रहा है क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है एंड पूछ रहा है आपसे वर्क फंक्शन पूछ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात है, दो चीज़ें पूछ रहा है भाई, क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है डियर कि वर्क फंक्शन का फार्मूला लगाएंगे, है ना, वर्क फंक्शन का फार्मूला लगाइए। चलिए भाई देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन W या फाई, जो भी आप चाहें, फाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है H न्यू ज़ीरो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, बहुत बार बता चुका हूँ। तो भाई क्या करेंगे, वैल्यू लगाइए 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और ये न्यू ज़ीरो आपको दिया है यहाँ पे 5.5 इंटू 10 टू द पावर कितना गया 14, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास में कितना आ गया 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू लगाई, और ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हमको गिवन थी यहाँ पे, ये वैल्यू लगाई। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3.63 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। ये बेटा आपके पास में वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये वर्क फंक्शन की आपके पास में वैल्यू आ गई, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हमको निकालनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। चलो भाई हमारे पास फार्मूला एक ही होता है, क्या बोलते हैं, इतनी एनर्जी की रेडिएशन गिराई,
इसका यूज़ दो तरीके से, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दो तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ये निकालना है आपको, इसको उधर ले आइए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब देखिए इसको उधर लिखो, इसको उधर लिखो, जो ज़्यादा समझ में आता है बच्चों को ऐसे। ये क्या है बेटा, न्यू क्या है यहाँ पे, जो फॉलिंग रेडिएशन थी उसकी फ्रिक्वेंसी थी, वो हमको गिवन नहीं है। ऐसा तो हमको मालूम होता है, हमको गिवन क्या है, हमको फॉलिंग रेडिएशन की बेटा वेवलेंथ गिवन है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसको वेवलेंथ वाले फार्मूले में कन्वर्ट करिए जरा, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबकी वैल्यू लगाइए, 6.6 इंटू 10 टू दी पावर इसकी -34 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, 4000 दिया है बेटा आपको, एंगस्ट्रॉम में दिया है। इसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। और ये आपके पास में W की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए आप, 3.63 इंटू 10 टू दी पावर -19, इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। इसको कैलकुलेट करिए आप, इन सबको कैलकुलेट जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.32 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। ये भी आपके पास इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी। क्या करेंगे भाई, इसको डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर इसमें से लेस कर देंगे, बस ये वैल्यू आपके पास में आ जाया करती है, 1.32 इंटू 10 टू दी पावर -19, इतनी वैल्यू आ जाती है। अब दोनों चीज़ें हो गई, काइनेटिक एनर्जी निकल आई मैक्सिमम, और क्या निकल आया, वर्क फंक्शन। अब यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में आपके आ रही होगी बहुत देर से, जहाँ तक मुझे पता है, आप बोलेंगे यार ये इंटेंसिटी जो दी थी इसका तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं आया है ना, इसको तो कहीं यूज ही नहीं किया, खाम दे दी है, फालतू में दे दी थी हमें। तो भाई इंटेंसिटी क्या होता है, देखिए इंटेंसिटी क्या है बच्चे, इंटेंसिटी के बारे में जान लो। ये यहाँ पर केवल आपको एक कन्फ्यूज़न के लिए दिया था और कुछ ऐसा नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं है। अगर वो पूछता है कि नंबर ऑफ, अभी बताऊँगा आपको, चलिए पहले इसको समझ लीजिए। 100 वाट पर मीटर स्क्वायर दिया है, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। जैसे मैं देखो होता क्या है, कहाँ पे समझाऊँ आपको यहीं पे समझा देता हूँ, चलो दिख तो रहा होगा। ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे रेडिएशन गिर रही है बेटा। रेडिएशन में क्या होता है, फोटोन होते हैं, है ना। तो ये जितनी बड़ी भी सरफेस होगी उसकी 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर, मान लो ये वाला 1 मीटर स्क्वायर इतना एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो आपके पास में पावर है, किसकी पावर है, रेडिएशन की पावर है, वो कितनी है, 100 वाट है। और 100 वाट पावर होने का मतलब क्या है, 100 वाट पावर होने का मतलब ये है, देखिए वाट क्या होता है, वाट आपको ऐसे बताता हूँ, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, सब बच्चे जानते हैं, ये पढ़ा है, W/T जूल अपॉन सेकेंड, ये पढ़ा है, या जूल पर सेकेंड। तो क्या होता है, ये वाट होता है, तो पता ही होगा आपको, इसी से समझा देता हूँ आपको। देखिए ये वाट होता है, तो बेटा क्या है कि 1 सेकेंड में इतनी जूल, W जूल एनर्जी जो है वो गिर रही होगी। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया, इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में इतनी जूल, 100 जूल एनर्जी जो है वो, या जो रेडिएशन आपके पास गिर रही है उसकी एनर्जी जो है वो कितनी होगी, 100 जूल होगी 1 सेकेंड में। और 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे गिरने वाली एनर्जी या गिरने वाली रेडिएशन की एनर्जी जो है वो कितनी है, 100 जूल है, ठीक है। अब देखिए यहीं पर अगर आपसे ये पूछ लेता इसी क्वेश्चन में कि बताइए भाई अगर इंटेंसिटी ये है तो बताइए कि आपके पास में फोटोन कितने जो है वो गिरते हैं, 1 सेकंड में गिरने वाले फोटोन कितने हैं, तो आप क्या करते, इतनी जूल एनर्जी गिर रही है और 1 फोटोन की एनर्जी जो है वो इतनी होती है, तो क्या करते आप 1 फोटोन की एनर्जी को डिवाइड कर देते
इससे डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। यानी कि आप क्या करते हैं, 100 जूल आपके पास जो एनर्जी लिखी है उसको आप डिवाइड कर देते एक फोटोन की एनर्जी से, और आपके पास जो है वो नंबर ऑफ फोटोन निकल आते। तो ये इससे भी अच्छा एक क्वेश्चन होता है, बेहतर क्वेश्चन होता है थोड़ा, ठीक है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया था यहाँ पे, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था आपसे। लेकिन ये इंटेंसिटी का मतलब यही होता है कि एक किसी भी सरफेस के 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी जो है वो जूल में गिर रही है, उसको आप इंटेंसिटी बोलते हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपके पास में और हुआ, कुछ नहीं था इसमें, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट करिए। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास आ गया है, एकदम बढ़िया वाला, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ ए ग्राफ, आपको एक ग्राफ खींचना है। ड्रॉ ए ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट, ठीक है। इतनी बात समझिए पहले। बोल रहा है आपको एक ग्राफ खींचना है, और ग्राफ जो है वो किसके बीच में होना चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में होना चाहिए, और जो रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी है उसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। पहले तो इतनी बात समझिए आप, एक ग्राफ खींचना है, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है हाउ कैन द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ। इस ग्राफ से, जो आपने ग्राफ खींचा है, इस ग्राफ से प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपको बताना है। तो जैसा कि देवियों और सज्जनों आप लोग जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, देखिए पूरे इस लेक्चर में मैं आपको यही बताता चला आ रहा हूँ कि इस चैप्टर में या इस टॉपिक में केवल 2 ही 3 चीज़ें हैं। करंट किस पर डिपेंड करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, और एक आइंस्टीन की इक्वेशन, बस ख़त्म कहानी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, सीधे सीधे समझिए कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है बेटा, वो किस पर डिपेंड करता है, फॉलिंग रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जब बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी किसकी, इलेक्ट्रॉनों की बढ़ती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमने इस बाई एक्सिस पे यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिया इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्या ले लिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है बेटा, ले लिया। और यहाँ बाई एक्सिस पे हमने ले ली फ्रिक्वेंसी, क्या ले ली, फ्रिक्वेंसी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन ले लिया, ठीक है बेटा। फ्रिक्वेंसी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन हमने इधर ले लिया। अब क्या करते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, जैसे जैसे देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है आपके पास में वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्वेंसी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ये पिछली बार मैं कई बार भी बता चुका हूँ आपको, कि यहाँ पर एक आपको स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव इंटरसेप्ट मिलती है, यही तो पढ़ा, y = mx - c की इक्वेशन। याद आया कुछ याद आया। जब हम इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे ये करते 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 तो हमको ऐसे कुछ मिल जाता है। याद आया। ये पीछे कई बार आपको बताया जा चुका है, ठीक है, लेकिन अभी इधर नहीं बताने का, इधर हम दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं। अभी आपको इधर ये सब नहीं बताने का, अभी हम दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास में जो है एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप की आ जाती है, ठीक है। तो एक बेटा फ्रिक्वेंसी आपके पास आपने एक्स एक्सिस पे ले ली और वाई एक्सिस पे आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिया, तो आपके पास ग्राफ कुछ इस टाइप का आ जाता है। बोल रहा है वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रिक्वेंसी के साथ में ग्राफ आपको खींचना था, तो हमने खींच डाला, ठीक, हमने खींच डाला तो हमारे पास जो है वो इस टाइप का कुछ ग्राफ आता है। एक तो हुई ये बात, यहाँ तक एक पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। अगली बात क्या कर रहे हैं भाई, अगली बात बोल रहे हैं कि हाउ कैन द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ। इस ग्राफ से आप प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसको करने के लिए
प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो बताते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट आप यहाँ पर मान लीजिए इस स्ट्रेट लाइन पे, और एक पॉइंट आप इस पॉइंट पर मान लीजिए। कुछ भी चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं, ए और बी नाम दे दिए, चलिए। उसके बाद में क्या करते हैं, इस लाइन से इस वाले पर एक थोड़ा तिरछा हो गया, कोई नहीं, सीधा कर देता हूँ मैं इसको। पोटेंशियल वाले एक्सिस पे एक लाइन खींचिए, ठीक है। पोटेंशियल वाले एक्सिस पे पॉइंट जो है मार्क कीजिए कि कहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आया। और फ्रीक्वेंसी वाले, ठीक, इसका इधर आया, इसका इधर आया। तो मान लो कि ए पॉइंट जो है आपके पास, इसके लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो ν1 है, ठीक है, और इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो V1 है, ठीक। और इस वाले पॉइंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, इस वाले पॉइंट के लिए इस लाइन पे वो फ्रीक्वेंसी आपके पास में पता है ν2 है, और आपके पास में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो V2 है, ठीक। इतनी बात समझ गए, ठीक, इतनी बात समझ गए आप। अब देखिए क्या करते हैं, देखो भाई डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ही इक्वेशन होती है जब हम इतनी रेडिएशन की लाइट गिराते हैं। उसका इस्तेमाल दो तरीके से, W + E के, पूरे में W ही बताया है आपको, आप चाहें तो फाई भी लिख लें। देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बुक में आपके दिया हुआ है फाई से लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में आपको W से भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन आपकी जो बुक चलती है, आपकी NCERT की बुक है, उसमें आपको फाई से लिखा हुआ है। कोई नहीं, तो बेटा हम क्या करें, अब हमको निकालना क्या है, अच्छा तो भाई क्या करेंगे, तो ये तो है आपके पास में बेसिक इक्वेशन। अगर मैं पॉइंट ए के लिए, देखिए यहाँ पे आओ, चलो, फॉर पॉइंट ए पॉइंट के लिए देखिए इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग H न्यू की जगह पे क्या है, ν1 है, ν1 इक्वल्स टू W, है ना, W यानी कि वर्क फंक्शन, प्लस E के क्या है भाई, E के जो होता है काइनेटिक एनर्जी होता है, और आपने पढ़ा होगा, चाहे तो हम इसको EV0 लिखते थे, V0, है ना। अच्छा इसी को देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको, W + EV0 इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप V0 क्या है, B1 है, B1 लिख दिया। इसको जरा इधर ले आओ डियर, ν1 - W इक्वल्स टू EV1, इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपके पास, ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर पॉइंट बी के लिए भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक। क्या कर सकते हैं, ऐसे ही बनाएंगे इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, H ν2 - W इक्वल्स टू EV2, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 आपके पास में, ठीक। अब कैलकुलेशन के लिए आप क्या करिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को लेस कर दीजिए ज़रा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए EV2 - EV1 इक्वल्स टू, ठीक है, V2 वाला पहले था ना, तो H ν2 - W, इसको जगह बनाते हैं, माइनस ये वाला पोर्शन, ठीक है, H ν1, और माइनस का हो जाएगा बेटा प्लस W, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ आपके दिमाग में तो नहीं आ रही कहीं कि सर W की वैल्यू कैसे सेम हो गई है, ये तो आपने बताया ही नहीं। अरे मेरे लाल, तो किसी एक मेटल की प्लेट पे या किसी एक सरफेस पे ही तो गिर रही रेडिएशन गिर रही है, और किसी एक मटेरियल के लिए जो वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है बच्चे, ठीक है। तो कंफ्यूजन में नहीं आने का, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से दोनों में से आपके पास में देखिए क्या बचा, H ν2 माइनस H ν1, दिख रहा है, H ν2 नहीं दिख रहा है, चलो आगे लिखते हैं, कोई नहीं, यहाँ देख लो, तो हो जाएगा H ν2 - ν1, ठीक, इतना आ गया।
लेस करके। अब देखो इसको अरेंज करके लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ तो दिख रहा है, ये था आपके पास में EV2 माइनस EV1 इक्वल्स टू H न्यू2 माइनस न्यू1। ई का मान लीजिए V2 माइनस V1 और यहाँ पे H है न्यू2 माइनस न्यू1। H इक्वल्स टू आ जाएगा EV2 माइनस V1 अपॉन न्यू2 माइनस न्यू1। ये हो गया आपके पास H की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गई बेटा आपके पास में H की वैल्यू। तो इस तरीके से हम ग्राफ से क्या करते हैं, प्लैंक कांस्टेंट यानी कि H की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना था, क्या करना था, 2 पॉइंट लेने थे इस लाइन पे, 2 पॉइंट लेने थे, फिर उसके रिस्पेक्ट में हमको फ्रीक्वेंसी देखनी थी और स्टॉपिंग पोटेंशियल देखना था। 2 इक्वेशन बनाई, दोनों को अरेंज किया, H की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन हुआ आपके पास में, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी बेटा बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया है, ठीक है। बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, हल्का सा ट्विस्ट है, तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। बोल रहा है कि फिगर में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल और किसका 1/λ यानी कि वेवलेंथ जो है वो 1/, वेवलेंथ में आपको ग्राफ खींचा हुआ है, ठीक है। 2 मेटल के लिए, एक मेटल ये है, एक मेटल ये है ना, हाँ, फॉर 2 मेटल, 2 मेटल के लिए आपको जो है वो खींचा हुआ है ग्राफ, किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में और 1/λ के बीच में, ये आपको ग्राफ खींचा हुआ है। अब बोल रहा है आपसे हाउ H डिटरमाइंड, ठीक है। हाउ H डिटरमाइंड मतलब कहने का क्या है कि प्लैंक कांस्टेंट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, पहली बात, ठीक। दूसरी बात क्या है, if the distance between the light source and the source of metal A is increased, if the distance between the light source and the surface of metal A is increased, how will the stopping potential for the electron ejected be affected। चलो इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे, पहले हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बेटा क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि हाउ H डिटरमाइंड। तो बेटा H का जो है वो वही तरीका है जो अभी मैंने आपको बताया था, H वैसे ही डिटरमाइन करते हैं। लेकिन आप ये बोलेंगे सर यहाँ पे तो पहले फ्रिक्वेंसी ली थी आपने, अब यहाँ पे 1/λ आ गया है और स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे जो था वो तो वही है, तो कैसे आप करेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल वैसे ही करिए आप। क्या करेंगे, अच्छा अब 2 मेटल दिए हैं, यहाँ पे जो है वो 2 मेटल दिए हैं आपको, ठीक है। एक मेटल A दिया है, एक मेटल B दिया है, कोई बात नहीं। किसी एक मेटल के लिए आप ये ध्यान में रखिए कि समझ लीजिए कि एक ही यहाँ पे मेटल दिया है, किसी एक मेटल के लिए जो मैंने पिछला तरीका आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही आप H की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो आगे करते हैं, क्या करेंगे, देखो भाई इस पे 2 पॉइंट लीजिए आप, इस पे ले लीजिए, इस पे ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दोनों से H की वैल्यू सेम टू सेम आएगी, चाहे आप इससे निकालें चाहे आप इससे निकालें। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों है, ऐसा तो नहीं हो सकता, दोनों मेटल अलग अलग हैं। दिमाग लगाइए फिर बताता हूँ ऐसा क्यों, दिमाग लगाओ। चलो इधर जो है हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है, और एक पॉइंट इधर लिया, ये ले लिया। एक पॉइंट हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली लाइन पे लिया, एक लाइन ये खींची, इसके लिए मान लीजिए V1 है, इसके लिए मान लीजिए V2 है, यहाँ पे आपके पास 1/λ1 है, ठीक है, और 1/λ2 है, ठीक। ये λ1 हो गया और λ2 हो गया आपके पास में। अब क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी करते चले आए। चलो बताते हैं आपको, हमारे पास ये इक्वेशन होती है ना, ठीक है। अरेंज करो बच्चे, इसको इधर ले आओ, H न्यू माइनस W, ये तो सेम रहेगा ना, W तो सेम रहेगा। इसको क्या करोगे, EV0 होता है, ये तो होता है, और EV0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, H न्यू माइनस W,
ठीक, ये हुई बेसिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अच्छा ये जो पॉइंट आपने माने थे, सपोज कर लो ये सी पॉइंट है, सपोज कर लो ये डी पॉइंट है, ठीक है, ये सी डी पॉइंट हो गए। तो फॉर पॉइंट सी पॉइंट के लिए देखते हैं ना। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे हमको न्यू तो दिया नहीं है बेटा, फॉलिंग रेडिएशन का न्यू नहीं दिया है, क्या दिया है, लैम्डा दिया है, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप लैम्डा वाले फार्मूले में चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखिए एच सी बाई लैम्डा और ये डब्लू और ये ई वी ज़ीरो, ठीक है। अब यही क्वेश्चन लगाएंगे, देखिए फॉर पॉइंट सी ई वी ज़ीरो की जगह पे वी वन इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा वन माइनस डब्लू, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से फॉर पॉइंट डी वाले पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, मतलब डी वाला जो पॉइंट है उसके लिए क्या हो जाएगा, ई वी टू इक्वल्स टू एच सी वाई लैम्डा टू माइनस डब्लू। इक्वेशन नंबर हो गई 2 हो गई इक्वेशन, ठीक है। आप क्या करेंगे, जैसे पहले किया था वैसे अब करेंगे, दिक्कत वाली क्या बात है, लेस कर दीजिए। लेस करेंगे, 2 में से 1 को लेस करिए, ठीक है, लेस करिए, क्या हो जाएगा, ई वी टू है ना, ई वी टू, तो ई वी टू माइनस ई वी वन, ठीक, इक्वल्स टू एच सी लैम्डा टू माइनस डब्लू माइनस एच सी लैम्डा वन माइनस का प्लस हो जाएगा डब्लू। ये तो बेटा कट गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, चलो इधर आ जाओ, इसके इधर आ जाओ, इन दोनों में से ई कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, वी टू माइनस वी वन, ठीक है, इक्वल्स टू इधर आप एच कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा बेटा, सी अपॉन लैम्डा टू माइनस सी अपॉन लैम्डा वन। अच्छा ऐसा करो, सी भी कॉमन ले लो, सी भी कॉमन है दोनों में, तो क्या आ जाएगा, एच सी है ना, एच सी दिख रहा है, लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन, ये आ गया। एच की बेटा वैल्यू निकालो, एच इसके ऐसे यहीं पे रखो, बाकी सब नीचे डाल दो। तो एच क्या है, ई वी टू माइनस वी वन अपॉन सी 1 अपॉन लैम्डा टू माइनस 1 अपॉन लैम्डा वन, ठीक है। ये फार्मूला आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। आपको बस क्या था, 1 अपॉन लैम्डा में ग्राफ खींचना था और किसमें, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल में, ठीक है। तो आपके पास में कुछ इस तरीके से ये जो है आ जाता है। अच्छा ग्राफ, आप कहीं दिमाग में ये बात तो नहीं आ रही है आपकी, ग्राफ क्यों वैसा ही आया है, ग्राफ जो है वो सेम टू सेम क्यों आया है। हमने न्यू के बीच में खींचा और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ खींचा, तब भी हमारे पास इतना ही ग्राफ आया, ठीक है। और अगर हमने जो है वो 1 अपॉन लैम्डा में यानी कि वेवलेंथ में अब ग्राफ खींच रहे हैं, तो भी हमारे पास ऐसा ही ग्राफ क्यों आ रहा है। ऐसा दिमाग में कुछ तो नहीं आ रहा है आपके, आ रहा है, ज़रूर आ रहा होगा, कुछ बच्चों के आ रहा होगा ये बात। तो जनाब आपके कन्फ्यूज़न के लिए हम आपको बताते हैं कि देखिए जो न्यू होता है, न्यू है ना, न्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी है ना, न्यू होता है वो होता है साहब सी अपॉन लैम्डा होता है, सी होता है कांस्टेंट। तो न्यू जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के। तो बच्चे चाहे आप न्यू में ग्राफ खींचो चाहे 1 अपॉन लैम्डा में ग्राफ खींचो, बात वही है, सेम टू सेम आएगा, ठीक है, सेम टू सेम ग्राफ आएगा। तो बेटा ये तो बात हुई प्लांक कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं। ये प्लांक कांस्टेंट मैंने आपको डिटरमाइन करके दिखा दिया, कैलकुलेट करके दिखा दिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही था जैसा पीछे बताया था आपको, बस न्यू की जगह पे लैम्डा रख दिया, ठीक, 1 अपॉन लैम्डा रख दिया। अच्छा जी, अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि दोनों के लिए दोनों सरफेस अलग अलग है, ए अलग है बी अलग है, दोनों के लिए जो है वो एच की वैल्यू सेम क्यों आएगी, ठीक है। अगर हम इसकी निकालेंगे तो क्या अलग आएगी, या अलग आएगी तो क्यों आएगी और नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी, ठीक है। तो बेटा एच जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है और ये जो होता है वो कांस्टेंट ही होता है,
ठीक है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, चाहे आप इस मेटल के लिए निकालें चाहे आप इस मेटल के लिए निकालें। बस प्रोसेस यही है, तरीका जो है वो यही है कि इस मेटल के लिए अगर आप निकालेंगे तो इस पर भी आपको 2 पॉइंट मानने पड़ेंगे और दोनों के लिए फिर जो है आपको उसके करस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो H जो है चूँकि कांस्टेंट है इसलिए उसकी वैल्यू सेम टू सेम आएगी। ठीक, अब दूसरा पार्ट, चलिए भाई दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करते हैं। मतलब क्या कह रहा है भाई, बोल रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द सरफेस, देखो बेटा मान लो ये सरफेस है और यहाँ पर कोई सोर्स है, सोर्स से लाइट आती है, ढिचक 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 ऐसे आती लाइट। ठीक है, यहाँ से सोर्स से लाइट आती है। अब बोल रहा है ये कि इस सोर्स को आप ऊपर ले जाओ, कहीं दूर कर दो, ये सरफेस को नीचे ले आओ। मान लो सरफेस हमने नीचे कर दी, यहाँ कर दी, सरफेस हमने ले आए, तो अब यहाँ तक लाइट आएगी, इतनी दूरी तक है ना, इतनी दूर तक लाइट आएगी। तो कह रहा है कि अगर हम सरफेस और लाइट सोर्स के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दें, डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दें, तो बताइए कहाँ गया, इंक्रीज, हाउ विल द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बी अफेक्टेड। हाँ, तो कह रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कैसे जो है वो चेंज होगा, बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा कि नहीं होगा। बेहद अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, शानदार, एकदम दिमाग पे जोर डालने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए भाई क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे, जो फॉलिंग रेडिएशन होती है उसकी फ्रिक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका डिपेंड करता है। ठीक है, इसका दूसरी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया था कि करंट किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे, और एक इक्वेशन ये वाली, बस ख़त्म। तो देखिए क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है आपका वो डिपेंड करता है किस पे, फॉलिंग रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी पे। और जब आप डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में, सरफेस के बीच में और सोर्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे, आप डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर देंगे, तो वहाँ से जो ऊपर से लाइट आने वाली होगी उसकी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, बट जो फ्रिक्वेंसी है रेडिएशन की वो तो वही रहेगी। तो अब इंटेंसिटी चूँकि डिक्रीज कर रही है तो करंट अफेक्टेड होगी। ठीक है, करंट जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि करंट जो होती है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, तो करंट आपके पास जो है वो डिफर हो जाएगी अब पहले से। लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है वो आप चाहे लाइट यहाँ से गिराएं, चाहे यहाँ से गिराएं, चाहे यहाँ से गिराएं, चाहे यहाँ से गिराएं, तो फॉलिंग रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो तो एज इट इज़ रहेगी। अब जब फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सोर्स के बीच में और सरफेस के बीच में अगर आप डिस्टेंस को वेरी भी कर देंगे या चेंज कर देंगे या इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे तो बेटा पोटेंशियल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, ध्यान रख लीजिए। अगर कहीं आपसे इसकी जगह पे ये पूछ ले कि बताइए काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी बेटा चेंज नहीं होगी। अगर इसकी जगह पे यही पूछ लेता कि बताइए करंट इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, तो डिस्टेंस चूँकि बढ़ रही है तो करंट क्या होगा, जो इंटेंसिटी है बेटा इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। आप खुद देखिए, बल्ब को बिल्कुल पास से आप रोशनी गिराओ और दूर से कहीं से आपके पास रोशनी आए, दोनों में डिफरेंस होता है ना। तो अगर मान लीजिए कि इंटेंसिटी को आप दूर लेगा सोर्स को, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जब इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा आपके पास में बेटा, तो आपके पास में करंट भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हुआ। ठीक है, मुझे लगता है हमने लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके पास में हो या दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए आप, मैं आपके साथ में हूँ हमेशा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।